Hello and welcome back to my channel. I am Dr. Surya Shahin and today I will tell you who are the candidates that are going to qualify JRF. कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि मैम इस बार JRF का कट ऑफ कितना जाएगा और किन लोगों का JRF हो पाएगा। तो मैं सिर्फ JRF ही नहीं, मैं किन लोगों का JRF हो पाएगा और किन लोगों का नेट हो पाएगा, मैं ये सारे आपको बताऊंगी आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखिए कि जो नेट JRF का जो क्वेश्चन पेपर का जो लेवल था इस बार, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि दोनों ही पेपर टफ था, या इन इंग्लिश लिटरेचर पेपर 2 was tough, no doubt, but पेपर 1 was easy। तो ये नेट JRF में जो टेंडेंसी होता है, ये आपको समझने की ज़रूरत ये है कि ये दोनों पेपर एक साथ काफ़ी टफ नहीं पूछते हैं। अगर एक पेपर का लेवल इनका काफ़ी टफ होता है तो दूसरा थोड़ा इजी होता है। क्यों? क्योंकि बात समझने की है। अगर दोनों ही पेपर अब इतने टफ पूछेंगे तो स्टूडेंट्स कितना क्वालिफाई कर पाएगा? हार्डली 1-2%। तो 1-2% में आप समझ सकते हैं कितने स्टूडेंट्स का होगा। तो इस वजह से इनका होता है कि एक पेपर टफ पूछना और एक पेपर जो है वो थोड़ा सा इजी होता है। तो इस बार भी ऐसे ही था। हाँ, नो डाउट पेपर 2 काफ़ी टफ था, डेट आई विल टेल यू लेटर। मैं अभी इसी वीडियो में आपको बताऊंगी पेपर 2 के बारे में भी कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन पहले हमें बताना है कि ये JRF का इस बार कट ऑफ कितना जाएगा और JRF जैसे कितना परसेंट पे हो पाएगा इस बार। तो सबसे पहले जिसका इस बार पेपर 1 काफ़ी अच्छा गया होगा, पेपर 1 का जो 10 यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको सारे अच्छे से सॉल्व किए होंगे। जैसे 40 to 45 क्वेश्चंस अगर आप अटेम्प्ट किए होंगे करेक्टली तो डेफिनेटली यू विल क्वालिफाई JRF। तो आपको इतना तो पता होगा, क्वेश्चन पेपर आपको मिला होगा जब आप क्वेश्चन जो भी आपका था ऑनलाइन मोड में ही था, तो आप जो भी उसमें जो टिक किए होंगे उससे आपको समझ में आ रहा होगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही बनाए होंगे। हाँ, 2-4 कन्फ्यूज़न में तो गड़बड़ हो जाती है, आई कैन अंडरस्टैंड। तो चलो आप 40 या 42 भी अगर आप बनाए होंगे करेक्टली पेपर 1 में तो JRF तो पक्का है। लेकिन हाँ, पेपर 2 में भी आपका एटलीस्ट 50% भी होगा मार्क्स और पेपर 1 में अच्छा है तो डेफिनेटली आपका क्वालिफाई JRF तो पक्का होगा ही। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि पेपर 2 टफ है तो JRF होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। JRF तब भी अच्छा होगा। अब रहा कट ऑफ की, तो कट ऑफ इस बार जो है JRF का वो जाने के चांस है 64% लगभग में, 63 के आसपास अराउंड आपका JRF इस पर जाएगा। हाँ, ये है कि 100% आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये ऑल इंडिया एग्जाम होती है और जो इनका जितने भी डेटा होता है वो तो NTA के पास होगा। तो जो आपका रिजल्ट होगा फाइनल आप तभी बोल सकते हैं कि हाँ इतना है। बट जो एक्सपेक्टेड है कि अगर आपका इतना है जा रहा है स्कोर तो JRF हो जाएगा। 63 है, 64% है। अब रहा कट ऑफ कैटेगरी वाइज की, तो जो जनरल का है तो आपको पता है कि जनरल का कट ऑफ हाई जाता है, राइट। तो जो OBC का है तो डेफिनेटली उससे नीचे होगा तो OBC का JRF होगा और SC ST का थोड़ा उससे कम जाता है कट ऑफ, तो उससे भी अराउंड कई बार तो 55% 56% पे भी JRF हो जाता है SC ST वाले को, राइट। तो देखिए, जो UGC नेट में जो पेपर 1 का जो टेंडेंसी होता है क्वेश्चन पूछने का, तो इसमें आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है जो 10 यूनिट्स होते हैं, तो 10 यूनिट्स में से अगर आपको 8 यूनिट्स पे भी कमांड है तो डेफिनेटली यू विल क्वालिफाई JRF। आप जितने का भी JRF होता है आप उनसे जब आप बात करेंगे तो आपको यही एक्सपीरियंस मिलेगा कि इन सब का पेपर 1 ज़्यादा अच्छा जाता है। बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका पेपर 2 में ज़्यादा डेप्थ नॉलेज होता है, राइट। जैसे मेरा था मेरे टाइम में कि मेरा पेपर 2 पे ज़्यादा कमांड था बशर्ते कि पेपर 1 पे, राइट। तो ऐसा कम लोगों का होता है। तो पेपर 1 में क्या होता है कि आपका जो यूनिट्स है बहुत ज़्यादा टफ नहीं है,
जो अभी लेवल जो क्वेश्चन पूछने का हो गया है नेट जेआरएफ में, वो पेपर 2 में काफ़ी क्वेश्चन टफ आने लगे हैं इधर। लास्ट 3 to 4-5 ईयर्स में मैं जो क्वेश्चन देखती हूँ, क्योंकि काफ़ी डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। कुछ क्वेश्चन तो ऐसा लगता है कि नॉनसेंस क्वेश्चन ही है, शायद जो सेट किया हुआ क्वेश्चन शायद वो भी ना बना पाए, उसे रैंडमली पकड़ा दिया जाए कि ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इस टाइप से पूछते हैं। तो पेपर 1 में जो आपका जो 10 यूनिट्स है, उन 10 यूनिट्स पे आप अच्छे से कमांड करके अगर आप देते हैं पेपर, एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते हैं, तो आपका जेआरएफ पक्का होगा, राइट। अब हम देखते हैं कि पेपर 1 में कौन कौन सा जो पार्ट है उस पर ज़्यादा आपको फोकस करना चाहिए। तो पेपर 1 में जो है आपको ध्यान रख कर जाना है, जो जो यूनिट उसमें सबसे पहले जो है वह आपको रिसोर्स एप्टीट्यूड को आपको अच्छे से देकर जाना है, क्योंकि इधर लास्ट कुछ ईयर्स में रिसोर्स एप्टीट्यूड से अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, राइट। जैसे साइटेशंस है, फिर किसी राइटर का वर्क्स को कैसे आप उसको सही मेथड से, जो एमएलए पैटर्न होता है उस ढंग में आप उसको पुट कर सकते हैं, इस तरह से है। और जो टाइप्स ऑफ रिसोर्स है उससे क्वेश्चन आते हैं। कम्युनिकेशन का जो भी है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन जो भी है, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन से जो भी है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये सारे आपको देख के जाने की ज़रूरत है। टीचिंग एप्टीट्यूड में इसी तरह से है, जो टीचिंग एप्टीट्यूड का जितने भी है टाइप्स ऑफ टीचिंग, ये सारे आप देख कर जाएं। कई बार जो टीचिंग एप्टीट्यूड में जो टीचिंग का जो डेफिनेशन है वो उससे भी क्वेश्चन कर देते हैं कि जब कोई फिलोसफर किसी डेफिनेशन को देते हैं कि हाँ टीचिंग का ये डेफिनेशन है, तो वो भी डेफिनेशन देख के आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आईसीटी से आपके क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। तो खास करके जो करेंट अफेयर्स हैं, इससे 2 या 3 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं आपको। हायर एजुकेशन से भी आप देख कर जाएं। और तो इस तरह से जो है पेपर 1 में आपको कुछ जो यूनिट है, 10 यूनिट्स में कुछ यूनिट्स जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको अगर वो देखकर अगर आप जाते हैं और एग्ज़ाम में बैठते हैं और अच्छे से आप आंसर करते हैं उसको, तो डेफिनेटली यू क्वालिफाई जेआरएफ। अब हम बात करते हैं इस बार क्वेश्चन पेपर जो है इंग्लिश लिटरेचर का है, वो किस ढंग से थोड़ा अलग तरीके से इस बार पूछा गया है। देखिए, इंग्लिश लिटरेचर का जो सिलेबस ये दिए हुए हैं यूजीसी नेट जेआरएफ करके, तो इसमें जो सिलेबस है और जो क्वेश्चन देखेंगे आप, तो काफ़ी देर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। आपको ऐसा लगेगा क्वेश्चन पेपर देखने में कि शायद ये तो सिलेबस से कुछ है ही नहीं। आई मीन 2-4-10 क्वेश्चन सिलेबस से है, बाकी कहाँ से ये राइटर्स उठकर आ गए हैं, आई डोंट नो, ये समझ में आपको नहीं आएगा। तो इसलिए मतलब जब आप लिटरेचर पढ़ते हो तो आपको ये सोचकर पढ़ना है कि आप मैक्सिमम चीज़ को पढ़िए, जो भी न्यू राइटर्स आते हैं उनको तो पढ़िए ही पढ़िए। और जो ब्रिटिश लिटरेचर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो आपको पढ़ना है, राइट। अमेरिकन लिटरेचर से थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं, अफ्रीकन लिटरेचर से थोड़े कम आते हैं, इंडियन से इस बार थोड़ा ज़्यादा आ गए थे, जबकि इंडियन से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं हमेशा। नेट जेआरएफ में इस बार ज़्यादा क्वेश्चन दे दिए थे इंडियन लिटरेचर से। तो इस बार इसलिए ये जो नेट का पेपर होता है, इसका मूड का कोई ठिकाना नहीं होता है कि आपको कौन सा पार्ट से, कौन सा यूनिट से कब ज़्यादा क्वेश्चन दे दे, कब कम क्वेश्चन दे दे, राइट। इसलिए आप पूरा प्रिपेयर होकर जाए। तो हम बातें करते हैं कि इस बार का जो लेवल था वो किस ढंग से आया था पेपर, और किस टाइप से क्वेश्चन था, और कैसे थोड़ा सा डिफरेंट था। तो मैं एक वीडियो जस्ट रिसेंट ही बनाई थी, आपको उसे मैंने बताई थी किस टाइप से जो क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड हो चुका है नेट जेआरएफ में, आप उसी ढंग से आप पढ़ के जाएं। हाँ, ये थोड़ी सी मुश्किल है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हर कुछ को याद करके जाना। आई कैन अंडरस्टैंड, इतना आसान नहीं होता है कि हर राइटर के हर वर्क्स को पब्लिकेशन डेट याद करके जाना, तो बहुत ही मुश्किल काम है। आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन जितना हो सके आपसे, आप उसको मेमोराइज करके ही जाए एग्जाम में, क्योंकि इनका जो टेंडेंसी हो गया है क्वेश्चन पूछने का पेपर में, वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने लगे। हालांकि मैं तो पहले भी बोली हूँ, अभी भी बोल रही हूँ, दिस इज नॉनसेंस टाइप ऑफ आस्किंग, दिस इज नॉनसेंस मेथड टू आस्क द क्वेश्चन। आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देकर स्टूडेंट के क्रिएटिविटी को क्या जज करेंगे भाई। कोई राइटर के जो बुक है उसकी पब्लिकेशन को डेट को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप डेकोरेट करके आप क्या क्रिएटिविटी आप उसको जान लेंगे किसी के माइंड को। जबकि नेट के बाद आप पीएचडी भी स्टूडेंट को करना है, जिसमें कि काफ़ी क्रिएटिविटी चाहिए, रिसर्च बेस्ड माइंड चाहिए, तब एकाएक कहाँ से होगा। तो थोड़ा सा नेट का जो क्वेश्चन सेट करने का जो पैटर्न है, एक बार उन्हें सोचना चाहिए कि किस टाइप से वो
क्वेश्चन को दे रहे हैं, राइट। तो ये तो क्रोनोलॉजिकल हो गया ऑर्डर में, ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछने लगे हैं। नेक्स्ट है वो इस बार जो है असर्शन रीजन काफ़ी पूछे हैं इंग्लिश लिटरेचर में, जो कि असर्शन रीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे हिसाब से इंग्लिश लिटरेचर में। मेरे हिसाब से इतने ज़्यादा पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले 2-4 क्वेश्चन ही आते थे सर, काफ़ी ज़्यादा थे असर्शन रीजन से। मैच द कॉलम से पहले कम क्वेश्चन आते थे, अब ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार भी मैच द कॉलम से। फिर मल्टीपल स्टेटमेंट्स जब देते हैं, मल्टीपल किसी भी जैसे वर्क्स के बारे में 4 to 5, 6 सेंटेंसेस को दे देना, फिर उससे क्वेश्चन को पूछना, दिस इज लाइक कंफ्यूजिंग। तो इस टाइप से पूछे गए थे। और मैं आपको पहले ही बताई हूँ कि इंडियन लिटरेचर से काफ़ी क्वेश्चन इस बार आया था। और पहले क्या होता था कि किसी राइटर के किसी वर्क्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पुट करना होता था, बट अब क्या करते हैं, ये किसी भी राइटर को डिफरेंट पीरियड के राइटर को उठा करके उनके पोएम के लाइंस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पुट करना है। दैट इज़ वेरी टफ। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अब मान लीजिए कॉलेज के कोई भी पोएम उठा लिया इन्होंने, उसका एक लाइन दे दिया, ठीक है। अब शेक्सपियर के किसी भी सोनेट को उठा करके उसका एक लाइन दे दिया, और किसी भी राइटर को मान लीजिए सिडनी के किसी भी पोएम से उठा कर दे दिया, या फिर किसी भी अदर पोएट है जैसे कीट्स है उसका दे दिया। तो इतना आसान नहीं होता है कि हर पोएट को उसके वर्क्स को लाइन बाय लाइन याद करना, कौन पोएम कब पब्लिश हुई है, फिर डेकोरेट करना। यार दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट थिंग। अगर एग्जामिनर जो पेपर सेट किया शायद उसे भी अगर दे दिया जाए ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आई थिंक ही विल बी डेफिनेटली कंफ्यूज्ड। अब क्या है कि नेक्स्ट जो ब्रिटिश राइटर्स में जो जीबी शॉ तो हमेशा इंपॉर्टेंट है, जीबी शॉ से क्वेश्चन यूजुअली पूछे जाते हैं, तो इस बार भी पूछा गया है। शेक्सपियर से क्वेश्चन था, शेक्सपियर से हमेशा क्वेश्चन आते ही है कुछ न कुछ, तो आपको शेक्सपियर पढ़ के जाना ही चाहिए। जैसे शेक्सपियर जो ट्रेजेडीज है खास करके, या फिर उसका शेक्सपियर या कई बार उसका जो वर्क्स है प्लेस, उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी पूछते हैं, तो वो ये देख कर आप जरूर जाएं एग्जाम में। और इस बार थोड़ा अननोन राइटर्स ज़्यादा आ गए थे, राइट, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं जो कि आपको सिलेबस के बाहर लगता है थोड़ा सा, तो अननोन राइटर्स काफ़ी ज़्यादा थे। और फिर हैरोल्ड पिंटर से क्वेश्चन पूछेगा, तो हैरोल्ड पिंटर दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइटर, तो वो तो पढ़ के आपको ऐसे भी जाना है। हैरोल्ड पिंटर के जो बर्थडे पार्टी है, या केयर टेकर है, या होम कमिंग है, तो इन सारे जो है वर्क्स, तो इनसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं, इसलिए इसमें कोई सरप्राइजिंग थिंग है नहीं। तो इसमें ये नॉर्मल थिंग है कि हैरोल्ड पिंटर से क्वेश्चन आए थे बर्थडे पार्टी से, इट्स ओके। चलो ये एक हुआ कि चलो सिलेबस से क्वेश्चन था ये। अब्राहम काउली से क्वेश्चन था, राइट, जो कि मेटाफिजिकल पोएट है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो था वो फ्रांसिस बेकन से भी क्वेश्चन था। फ्रांसिस बेकन एंड एसेइस्ट, उनके ऑफ स्टडीज से क्वेश्चन था, तो चलो ये भी सिलेबस से था। फिर अब हम इस बार क्या था, फिर रिसर्च मैथोडोलॉजी से भी क्वेश्चन था, जो कि साइटेशन से क्वेश्चन था, तो साइटेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, या प्रिपेयर होकर जाए। लिटरेरी थियरी और क्रिटिसिज्म में इलियन शोवाल्टर से क्वेश्चन था। इलियन शोवाल्टर से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, एग्जाम में पूछा जाता है। इलियन शोवाल्टर आप जरूर पढ़े, उनके जो 3 फॉर्म्स ऑफ है, जो फेमिनिज्म, फेमिनाइन है और फेमिनिज्म, ये सब जो है हमेशा क्वेश्चन आते हैं इनसे, जो उनका फॉर्म्स है फेमिनिज्म का, इनसे पूछे जाते हैं। लिंग्विस्टिक्स से थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, और लिंग्विस्टिक पार्ट है जो थोड़ा स्टूडेंट्स के लिए टफ होता है। तो ओवरऑल मिला के पेपर तो टफ था, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या है कि ऐसा नहीं है कि जेआरएफ कम होगा, जेआरएफ का रेशियो भी ठीक ठाक ही जाएगा इस बार, देखिएगा। और नेट भी होगा लोगों का, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए जब बस सोचने की बात है कि आपका एक पेपर टफ था लेकिन दूसरा पेपर तो इजी था ना, तो इसी में बैलेंस बनता है। क्योंकि एक पेपर में आप अच्छा मार्क्स उठाएंगे, मान लीजिए एक में आप 85% उठा लेते हैं, दूसरा में 50% भी उठाते हैं, तो बहुत अच्छा आपका मार्क्स आ जाएगा। तो यही बैलेंस होता है। और नेट जेआरएफ में ये टेंडेंसी है कि एक बार एक पेपर का लेवल टफ करता है तो दूसरा का थोड़ा इजी करता है, फिर नेक्स्ट टाइम दूसरा पेपर का लेवल एक का टफ रहेगा तो फिर दूसरा का इजी रहेगा, तो इस तरह से इनका होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एनालिसिस ऑफ पेपर January 2026, and this is all about the cut-off.